हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद मनु। मैं मनु यादव और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 पदार्थों का पृथक्करण, इनकी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे पदार्थ क्या है? पदार्थ कोई भी वस्तु या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, उनका हमें करना है पृथक्करण या सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। यानी कि इन पदार्थों को हमें सेपरेट या अलग अलग करना है। ठीक है, अब इन पदार्थों को अलग करेंगे किसी मिश्रण में से, यानी कि किसी मिक्सचर में से। अब मिश्रण क्या होता है? मिश्रण का मतलब है कि जिसमें दो या दो से अधिक चीजें मिक्स करके रखी हुई हो, यानी कि दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हो, वो हो जाएगा मिश्रण। दो से अधिक वस्तु मिली हुई हो, वो हो जाएगा मिश्रण। अब इस मिश्रण में जो ये वस्तुएं मिली हुई हैं वो सेम साइज की भी हो सकती हैं और अलग अलग साइज की भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो मिश्रण है, इनमें जो वस्तु है वो सेम स्टेट की हो सकती है या फिर अलग अलग स्टेट की हो सकती है। जैसे कुछ द्रव हो सकती है, कुछ ठोस हो सकती है, कुछ गैस हो सकती है, यानी कि वो सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये हो गया मिश्रण। अब इस मिश्रण में से हमें कुछ पदार्थों को पृथक करना है या अलग करना है। पदार्थों के पृथक्करण के एग्जाम्पल हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे डेली लाइफ में खूब देखते हैं। जैसे हम जब चाय बनाते हैं तो जब चाय बनाते हैं तब क्या करते हैं? चाय को छानते हैं छलनी से। छलनी से चाय को छानने के बाद जो चाय पत्ती है वो छलनी के ऊपर आ जाती है और चाय हमारी कप में आ जाती है और हम आसानी से चाय पी सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, उस चाय में से जो पूरा जो चाय बनाई थी हमने, उसमें से हमने चाय पत्ती को सेपरेट कर दिया या अलग कर दिया। ठीक है, इसी तरह और भी कई एग्जाम्पल है। जैसे जब भी अपने घर में खाना बनता है, जैसे चावल दाल बनती है, तो हम क्या करते हैं, चावल या दाल बनाने से पहले उनको साफ करते हैं, यानी कि उनमें कोई भी कंकड़ या फिर अशुद्धि होती है उनको हम हाथ से ऐसे देख के निकाल देते हैं, यानी कि उनको सेपरेट कर देते हैं या अलग कर देते हैं। पदार्थों का पृथक्करण हम करते क्यों हैं? जैसे कोई भी चीज़ है उसको हम काम में लेने से पहले उसमें जो मिक्स अशुद्धि या फिर हानिकारक चीज़ है उनको हम अलग कर देते हैं। जैसे अभी हमने चाय का एग्जाम्पल देखा, उसमें हमने क्या किया था कि छलनी से चाय पत्ती को अलग कर दिया था ताकि हम चाय को आसानी से पी सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कई एग्जाम्पल और भी देखते हैं जिनमें हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो जैसे चावल बनाते हैं हम, तो चावल बनाने से पहले उसमें जो मिक्स अशुद्धि या कंकड़ हैं उनको हम अलग करते हैं, यानी कि इसमें जो ठोस अवयव हैं उनको हम अलग करते हैं और उन ठोस अवयव को हम क्या करते हैं, हमारे कोई काम के नहीं है तो उन्हें हम फेंक देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहे, भी हमने देखा था चाय का, तो चाय में हम क्या करते हैं, छान कर उन अशुद्धियों को क्या करेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि वो हमारी भी कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, अगर दही से मक्खन निकालना, दही से मक्खन निकालना, तो दही से मक्खन निकालने के लिए हम दही को अच्छे से मथते हैं, यानी कि मंथन विधि द्वारा दही से मक्खन निकालते हैं। अब मक्खन निकालने के बाद ऊपर तो मक्खन रह जाता है, नीचे छाछ रह जाती है, यानी कि मक्खन और छाछ, इसमें ये दो पदार्थ सेपरेट या अलग अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों पदार्थों को ही हम काम में ले सकते हैं, यानी कि इनमें से हमारे लिए हानिकारक चीज कुछ भी नहीं है कि दो उपयोगी चीजों को अलग अलग उपयोग में करने के लिए हमने इसका पृथक्करण किया। ठीक है, तो वस्तुओं का पृथक्करण करके हम देखते हैं कि उनमें हमारे कोई काम की चीज है तो उसको हम उपयोग में ले लेते हैं, अन्यथा उन्हें हम फेंक देते हैं। ये हो गए पृथक्करण के कुछ एग्जाम्पल। चावल से जब हमने अशुद्धियों को अलग किया तो हमने क्या किया, हाथ से इजीली ठोस या फिर अशुद्धियों को उठाया और अलग कर दिया। चाय से चाय पत्ती को अलग करने के लिए हमने क्या किया, छलनी की सहायता ली, और दही से मक्खन और छाछ को अलग करने के लिए हमने मंथन विधि का प्रयोग किया। यानी कि पृथक्करण के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे आपको कहा जाए कि एक टोकरी में कुछ आम और अमरूद मिक्स करके रखे हुए हैं और आपको बोला जाए कि उनको सेपरेट कीजिए, तो आप इजीली उनको हाथ से उठा के अलग अलग कर देंगे। वहीं अगर आपको बोला जाए कि कुछ रेत में नमक मिला हुआ है
उसको अलग कीजिए। तो क्या आप उसको इजीली हाथ से उठा के अलग कर सकेंगे? नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई दूसरी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो पृथक्करण की कई विधियां होती हैं। तो फर्स्ट विधि है इसमें हस्तचयन विधि। तो पहली विधि हो जाएगी इसमें हस्तचयन विधि। इसके नाम से साफ साफ दिख रहा है कि हस्तचयन यानी हाथों से चुन के अशुद्धियों को अलग करेंगे। जैसे अभी हमने चावल का एग्जाम्पल देखा था, तो चावल में क्या है, चावल या दाल में कुछ कंकड़ या अशुद्धि होती है, वो इजी से हमें दिख जाती है उनसे अलग, या तो साइज में उनसे छोटी होंगी, कलर में भी उनसे अलग होंगी। तो उन अशुद्धियों को हम आराम से हाथ के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये विधि हो जाएगी हस्तचयन विधि। पृथक्करण की अगली विधि है थ्रेसिंग। जब किसी अनाज की खेती की जाती है, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, इनकी खेती की जाती है, तो क्या करते हैं, एक खेत में इनके बहुत से पेड़ होते हैं। जैसे हम गेहूं का एग्जाम्पल लें, यानी कि एक खेत में गेहूं की खेती कर रखी है, उसमें क्या होगा, गेहूं के बहुत सारे पेड़ होंगे, सैकड़ों लाखों पेड़ होंगे, और इस एक पेड़ पर गेहूं के खूब से अन्न के कण होंगे। अब गेहूं को काम में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन अन्न के कणों को इन सभी पेड़ों से अलग करना पड़ेगा, यानी कि इनका पृथक्करण करना पड़ेगा। तो क्या हम इनको हाथ से चुन चुन कर सभी पेड़ों से अलग कर सकते हैं ऐसे अन्न के कणों को? सैकड़ों लाखों अन्न के कण होंगे इसमें, नहीं, ये असंभव है। हाथों से हम हस्तचयन विधि द्वारा ये पृथक्करण नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गेहूं है, इनके गट्ठर बनाएंगे और इनको धूप में सुखा देंगे। फिर इनको धूप में सुखाकर उन गट्ठरों को डंडियों से पीटा जाता है, जिससे क्या होगा कि जो गेहूं है, गेहूं का अन्न का कण है, वो इस पेड़ से अलग हो जाएगा। डंडियों से पीटने पर ये अन्न के कण अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो जो सूखी डंडियों को, जो सूखे जो पेड़ थे गेहूं के, उनको डंडियों से पीटकर अन्न के कण अलग किए, इस विधि को कहते हैं थ्रेसिंग। यही विधि कहलाती है थ्रेसिंग। पहले किसान ये काम हाथों से करते थे, यानी कि हाथों से डंडियों को पीट पीट कर गेहूं के कण अलग करते थे। फिर धीरे धीरे ये काम बैलों से किया जाने लगा, और आजकल थ्रेसिंग के लिए खूब सी मशीन उपलब्ध है, जिससे आसानी से हम गेहूं, बाजरा, चावल ये प्राप्त कर सकते हैं थ्रेसिंग विधि द्वारा। पृथक्करण की अगली विधि है निष्पावन। निष्पावन। अब जो थ्रेसिंग विधि द्वारा जो हमने अन्न के जो कण हैं वो अलग किए, उस अन्न के कण में कुछ मात्रा में इस पेड़ की जो डंडियां थी, या फिर जो इसके जो ऊपर जो कवर रहता है गेहूं के, वो ये डंडियां, कुछ ना कुछ अशुद्धियां इसमें थोड़ी बहुत आ जाती हैं गेहूं के साथ। अब इस गेहूं को काम में लेने से पहले हमें उन छोटी छोटी अशुद्धियों को भी अलग करना है। उन अशुद्धियों को अलग करने के लिए आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हवा के सामने थोड़ी ऊंचाई में ले जाकर इन कणों को ऐसे बरसाते हैं या फिर नीचे पखेरते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हवा के झोंके के साथ जो हल्के जो कण है, इसके पेड़ के जो डंडियां हैं या फिर पत्तियां हैं, कुछ भी जो अशुद्धियां हैं, वो हवा के झोंके के साथ आगे चली जाती हैं, और जो गेहूं के कण है वो भारी होने के कारण नजदीक गिर जाते हैं। वो हल्के हैं तो वो हवा के साथ उड़ के थोड़ा दूर गिर जाएंगे, और जो अन्न के कण है वो भारी होते हैं, वो थोड़ा पास गिर जाएंगे, यानी कि वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो गेहूं को काम में लेने से पहले हमने कौन सी विधि उसमें लगाई? निष्पावन विधि। तो चालन विधि में क्या होता है कि इसमें छन्नी की सहायता से हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। जैसे खाना बनाने से पहले हम आटे को छानते हैं छन्नी की सहायता से, तो उसमें क्या होता है कि जो छलनी के छिद्र होते हैं उनमें से आटा तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जो बड़ी अशुद्धियाँ जो आटे में है वो छलनी के ऊपर रह जाती है, यानी कि वो विधि हो जाएगी चालन विधि, यानी कि छानना। एक सिंपल वे में अगर कहें तो उसको छानना। ठीक है। तो गेहूं के कणों को हमने पेड़ से अलग किया थ्रेशिंग विधि से। फिर इसमें जो हल्की फुल्की अशुद्धियाँ थी उनको हमने अलग किया निष्पावन विधि से। अब जो गेहूं का आटा है, अगर उसमें भी कुछ अशुद्धियाँ हैं तो उसको हम अलग करेंगे चालन विधि से। तो चालन विधि में क्या होगा, सिंपल सा छन्नी की सहायता से अशुद्धियों को अलग करेंगे। ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जब घरों या भवनों का निर्माण होता है, जब तो रेत को भी चालन के द्वारा छाना जाता है, यानी कि रेत में जो बड़े बड़े कंकड़ या जो काम की चीज़ नहीं है
उनको भी अलग करने के लिए चालन विधि का ही उपयोग किया जाता है। पृथक्करण की चालन विधि को समझने के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ी सूजी ली है जिसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। अब इस मिश्रण को मैं एक छलनी में डालती हूँ और इस छलनी से इस मिश्रण को छान लेते हैं। छानने के बाद हम देखते हैं कि जो इसमें अशुद्धियाँ थी वो छलनी के ऊपर रह जाती हैं और जो सूजी है वो छलनी से छन के नीचे प्लेट में आ जाती है। तो इस तरह से सूजी में से हमने इन अशुद्धियों को पृथक कर लिया। तो चालन विधि द्वारा मुख्यतः ऐसे मिश्रण को पृथक किया जाता है जिसमें उपस्थित जो पदार्थ हैं वो अलग अलग साइज के हों। जैसे रेत का एग्जाम्पल अभी देखा हमने, तो रेत में क्या है, रेत के कण तो बारीक हैं, वो छलनी से आराम से बाहर निकल जाएंगे, और जो पत्थर या अन्य अशुद्धियाँ हैं वो उनका साइज बड़ा है तो वो छलनी से बाहर नहीं निकल सकते। तो चालन विधि का मुख्यतः उपयोग वहाँ किया जाता है जिनमें जो अशुद्धियाँ हैं या फिर जो अनुपयोगी पदार्थ है उनका साइज अलग अलग हो। ठीक है, ऐसे पृथक्करण की कुछ और विधियां हैं। तो नेक्स्ट विधि है अवसादन। निस्तारण और निस्यंदन। अब कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको हम हस्तचयन विधि या फिर निष्पावन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते। जैसे चावल का हमने एग्जाम्पल देखा, उसमें ठोस जो अशुद्धियाँ थी उनको हमने हस्तचयन विधि द्वारा अलग कर दिया, और जो हल्की फुल्की पत्ती वगैरह जो भी अशुद्धियाँ थी उनको हमने निष्पावन द्वारा अलग कर दिया। लेकिन अगर जो चावल है उसके ऊपर बारीक बारीक धूल के कण चिपके हुए हैं, यानी कि बारीक बारीक मिट्टी या धूल के कण चिपके हुए हैं, तो इन धूल के कणों को हम हस्तचयन विधि या निष्पावन द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि चावल या दाल बनाने से पहले हम किसी बर्तन में चावल डाल के उसको पानी से अच्छे से धो लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि जो चावल है वो तो बर्तन की तली में जम जाता है और मिट्टी पानी के साथ बाहर निकल जाती है। हम क्या करते हैं कि चावल जिस बर्तन में लिए हमने उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके पानी को बाहर निकाल देते हैं ताकि चावल तो तली में जमा रहे और जो अशुद्धियाँ हैं वो पानी के साथ बाहर निकल जाए। तो ये जो विधि हो इसी को कहते हैं अवसादन और निस्तारण। तो इसमें से अवसादन क्या हो जाएगा कि जो भारी वस्तु है, जैसे भारी जो वस्तु है वो जो तली में जमा हुई है, जमा होने को कहते हैं अवसादन। और निस्तारण क्या हो जाएगा, जो इसमें ऊपर पानी था वो हमने इसको ऐसे टेढ़ा करके बर्तन को पानी को निकाल लिया, वो हो जाएगा निस्तारण। तो अवसादन तो हो जाएगा भारी जो इसमें जो चीजें थी, यानी कि जो भारी अवयव था वो जो तली में जमा हो गया वो तो हो जाएगा अवसादन। और निस्तारण का मतलब हो जाएगा जो हमने ये पानी को इस चीज से पृथक कर लिया उसको कहेंगे निस्तारण। अगला है इसमें निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब है फिल्टर करना। तो जब हमने चाय का एग्जाम्पल देखा था तो उसमें हमने छन्नी की सहायता से चाय पत्ती को चाय से अलग किया था। अब मान लीजिए हम उसमें छन्नी का उपयोग नहीं कर रहे, उस चाय को हम निस्तारण विधि द्वारा अलग कर रहे हैं चाय पत्ती से, तो क्या हमें पूरी तरह से वो चाय एकदम बिना चाय पत्ती के मिलेगी? नहीं, कुछ मात्रा में हमें थोड़ी शुद्ध चाय प्राप्त हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चाय पत्ती उसके साथ चाय के साथ आएगी। तो उसके लिए निस्तारण विधि सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर का मतलब छन्नी की सहायता से हमने उसको चाय को छाना, तो उसको हमने फिल्टर कर लिया। तो निस्यंदन का सीधा सा अर्थ है फिल्टर करना। ठीक है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन को समझने के लिए मैंने एक पानी के गिलास में थोड़ी रेत डाल दी। रेत और पानी के मिश्रण को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ी देर बाद हम इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो रेत है वो पूरी गिलास के पैंदे में जमा हो गई। रेत का गिलास के पैंदे में जमा होना ही कहलाता है अवसादन। अब अगला स्टेप हम करते हैं कि गिलास को थोड़ा तिरछा करके पानी को धीरे धीरे करके हम दूसरे गिलास में निकाल लेंगे। ये स्टेप कहलाता है निस्तारण या डिस्पोजल। धीरे धीरे करके हम दूसरे गिलास में पानी को निकाल लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि जो रेत जो पैंदे में जमा हुई थी वो इस पानी से लगभग पृथक हो चुकी है।
ये देखिए रेत दूसरे ग्लास में रह गई है, लेकिन इस पानी में अब भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। इनको दूर करने के लिए हम अब थर्ड स्टेप अपनाएंगे, वो है फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। इसके लिए मैंने एक और ग्लास लिया है, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है। फिल्टर करने के लिए मैंने कपड़े का यूज़ किया है यहाँ पे, और इस पानी को दूसरे ग्लास में डालेंगे अब। जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ थी वो इस कपड़े के ऊपर रह गई है, यानी कि वो कपड़े से छन नहीं सकी। ये देखिए, ये इम्प्योरिटीज़ भी पानी से अलग हो गई है और हमारा पानी बिल्कुल क्लीन बच गया है। ये हो गए अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है वाष्पन। पृथक्करण की अगली विधि है वाष्पन। वाष्पन का मतलब क्या होता है? जब हम पानी को या जल को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्पन का मतलब जल का वाष्प में बदलना। ठीक है, अब कोई मिश्रण है, जैसे नमक और जल का मिश्रण है, ये पानी है, इसमें कुछ नमक मिला हुआ है। अब इस पानी को और नमक को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पानी को उबालेंगे अच्छे से। जब हम इस पानी को उबालेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो सारा पानी है वो उबल करके वाष्प में परिवर्तित होकर इस बीकर से उड़ गया है। यानी कि अब इस बीकर में खाली क्या बचेगा, इस बर्तन या बीकर में बस नमक बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में जल को गर्म करते हैं अच्छे से, और गर्म करते हैं तो जल जो है वाष्प में बदल जाता है और नीचे बर्तन में जो भी चीज़ को हम अलग करना चाह रहे हैं जल से वो बच जाएगा। ठीक है, अब कभी आपने सोचा है कि जो हमारे घरों में हम नमक जो काम में लेते हैं वो कैसे बनता है? तो नमक हमें प्राप्त होता है समुद्री जल से। नमक समुद्री जल से प्राप्त होता है। समुद्री जल में क्या होता है, समुद्री जल में बहुत सारे लवण मिश्रित रहते हैं, बहुत से लवण रहते हैं समुद्री जल में मिश्रित रूप से, और उन लवणों में से एक रहता है साधारण नमक, जो हम घरों में अपने काम में लेते हैं। तो ये साधारण नमक प्राप्त करने के लिए भी वाष्पन विधि का ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं और उनमें समुद्रों का पानी भर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे धूप से वो जो सारा जल है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और उन क्यारियों में या गड्ढों में साधारण नमक बच जाता है। तो इस तरह से हमें नमक प्राप्त होता है। अब कई मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित पदार्थों को हम सिर्फ एक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, यानी कि उनमें उपस्थित पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हमें एक से ज़्यादा विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे नमक और रेत का मिश्रण, नमक प्लस रेत। तो इस मिश्रण में से नमक और रेत को अलग अलग करने के लिए हस्तचयन विधि तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगी, थ्रेशिंग, निष्पावन, ये सब विधि बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, इस मिश्रण को हम लेंगे एक पानी से भरे बीकर में और इसको अच्छी तरह से पानी में घोल देंगे। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि नमक तो जो है वो पानी में घुलनशील होता है, पर रेत पानी में घुलनशील नहीं होती है। तो जो नमक है वो सारा का सारा पानी में घुल जाएगा और ये रेत है वो अवसादन के द्वारा नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि नमक तो सारा पानी में घुल गया और ये रेत तली में बैठ गई गिलास के में। तो इस रेत का तली में बैठना कहलाएगा अवसादन। अब हम क्या करेंगे, निस्तारण विधि द्वारा धीरे धीरे इस जल को दूसरे बीकर में डाल लेंगे। तो रेत तो बच जाएगी इस बर्तन में और इसमें आ गया पानी और नमक, इस बीकर में आ गया पानी और नमक। अब हमें अलग करना है पानी और नमक को। तो वाष्पन विधि में हमने जस्ट पहले भी पढ़ा था कि वाष्पन विधि द्वारा पानी तो सारा उड़ जाएगा और बर्तन में बच जाएगा खाली नमक। तो इस विधि द्वारा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और बच जाएगा इसमें खाली नमक। और जो अगर हमें पानी भी वापस प्राप्त करना है
यानी कि वाष्प से वापस पानी प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे कि जिस बर्तन में हम इस पानी को उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर एक प्लेट में कुछ बर्फ के टुकड़े रख देंगे। तो जब ये पानी भाप बनकर ऊपर उड़ेगा तो इस बर्फ से वो ठंडा होगा। ये बर्फ जब इस भाप के टच होगी तो वापस ये ठंडा होगा और वापस में जल में परिवर्तित हो जाएगा, और इसको हम एक अलग बर्तन में स्टोर कर लेंगे, एक दूसरे बर्तन में इसको स्टोर कर लेंगे। तो ये कार्य हम एक करते हैं केतली में। आपने चाय की केतली देखी होगी घर में, क्योंकि बर्तन में तो अगर इसके ऊपर बर्फ रखेंगे तो वापस पानी इसी में गिरेगा। तो इस कार्य को करने के लिए हम एक ऐसी केतली काम में लेते हैं, ऐसी कुछ शेप की, ठीक है। इसको हम करते हैं गरम। तो जब यहाँ से भाप निकलेगी, नमक तो जमा हो जाएगा इसके पेंदे में, और जब ये भाप निकलेगी उसको हम इस प्लेट के ऊपर बर्फ रख देंगे, और ये जो भाप है वो पूरा जल में बदलकर वापस दूसरे बर्तन में स्टोर कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमें तीनों जो हमने हमारे पदार्थ थे मिश्रण में, वो हमें अलग अलग प्राप्त हो गए। रेत हमें यहाँ प्राप्त हो गई, नमक यहाँ प्राप्त हो गया, और पानी यहाँ प्राप्त हो गया। तो इस तरह से इस मिश्रण को अलग करने के लिए हमने अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और निस्यंदन का तो उपयोग नहीं किया, और संघनन विधि का उपयोग किया है। जो जल वाष्प से वापस जल बना है, इस विधि को कहते हैं संघनन, ठीक है। तो जो जल से वाष्प बना था तो वो विधि हो जाएगी वाष्पन, और वापस वाष्प से जल का बनना, वाष्प से जल का बनना, यह विधि कहलाएगी संघनन विधि, ठीक है। तो इस मिश्रण को अलग करने के लिए हमने एक से अधिक पृथक्करण की विधियां अपनाई। तो ये थी पृथक्करण की कुछ विधियां। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो चीजें पानी में घुलनशील होती हैं उन्हें कहते हैं पानी में विलेय, ठीक है। अब कोई विलेय पदार्थ है, उसको हमने पानी में डाला, तो पानी में वो घुल के जो पूरा मिश्रण तैयार होगा उसको हम कहते हैं विलयन। पानी प्लस विलेय, ये कहलाएगा विलयन। तो विलयन का मतलब हो गया कि इसमें जो भी पदार्थ हमने डाला था पानी में, वो अलग से हमें पानी में नहीं दिखेगा, वो अच्छी तरह से इसमें विलय हो चुका है या घुल चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गिलास में हमने कुछ आधा गिलास पानी का भर लिया, ठीक है। अब इसमें चम्मच से हम नमक डाल रहे हैं। हमने पहले 1 चम्मच नमक डाली और उसको अच्छी तरह से घोल दिया, वो नमक पूरी तरह पानी में गायब हो गया, हमें अलग से नजर नहीं आ रहा। और हम धीरे धीरे करके 1 चम्मच और डाल रहे हैं, इस तरह हम कई चम्मच डाल देते हैं इसमें नमक में, पानी में नमक की। फिर हम क्या देखते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि नमक जो है वो पानी में घुलना बंद हो जाता है, वो पानी की तली में बैठने लग जाता है। तो जब इस विलयन में नमक घुलना बंद हो जाए तो ये विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब क्या हो गया कि इसमें अब और विलेय पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो हमें किसी भी विलेय को अगर विलयन बनाना है तो पानी के भी हमें पर्याप्त मात्रा का ध्यान रखना होता है कि उतनी मात्रा में हमें पानी लेना चाहिए कि नमक उसमें पूरी तरह से, या फिर जो भी विलेय हम घोल रहे हैं वो पूरी तरह से घुल जाए, वो हो जाएगा संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन है, इसको बनाने के लिए जैसे हमने नमक लिया, अगर उसकी जगह हम चीनी लें तो वो भी क्या उतनी ही मात्रा में हमें लेनी पड़ेगी जितने हमने इस आधा गिलास पानी में नमक को संतृप्त विलयन बनाने में ली थी। ये कोई आवश्यक नहीं है कि उतनी ही मात्रा में हमें चीनी लेनी पड़े। चीनी हो सकता है ज़्यादा लेनी पड़े, कम लेनी पड़े, तो ये उस पदार्थ पे डिपेंड करता है कि वो पदार्थ उस पानी में कितना घुल पा रहा है। तो इसके साथ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। और इस चैप्टर में हमने पदार्थों के पृथक्करण के बारे में पढ़ा। पदार्थों का पृथक्करण हम इसलिए करते हैं कि हम चीज़ों को आसानी से उपयोग में ले सके, हानिकारक या अनुपयोगी चीज़ों को हम अलग कर सके। उसके हमने कुछ मेथड पढ़े, जैसे हस्तचयन, उसमें हाथों से हमें पृथक्करण करते हैं। थ्रेशिंग, उसमें हमने देखा कि अनाज के जो डंठल होते हैं उनको डंडियों से पीट पीट के अन्न कणों को अलग किया जाता है। फिर देखा हमने निष्पावन। निष्पावन में क्या था कि हवा के झोंके के सामने अन्न कणों को बरसा रहे थे हम, तो जो हल्के जो अशुद्धियाँ थी वो हवा से दूर जाके गिर रही थी।
तो वो था निष्पावन। नेक्स्ट हमने देखा था अवसादन, निस्तरण और निस्यंदन। अवसादन में क्या था कि जो अशुद्धियाँ थी वो तली में बैठ रही थी, उस मेथड को कहते हैं अवसादन। यानी कि जब हमने पानी में किसी मिश्रण को घोला तो जो अशुद्धियाँ या फिर जो भारी चीज़ थी वो तली में बैठ रही थी, वो हो जाएगा अवसादन। और जो ऊपर का पानी है उसमें कुछ घुला हुआ है, उसको हम धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं निस्तारण। और निस्यंदन हो जाएगा फिल्टर करना, जैसे हमने चाय को छलनी से छान के अलग किया था चाय पत्ती से, तो वो हो जाएगा फिल्टर। ठीक है। और फिर हमने देखा था वाष्पन, तो जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और जल और नमक को हमने वाष्पन विधि द्वारा अलग करके देखा था। नेक्स्ट था कि कई मिश्रण ऐसे होते हैं कि जिनमें हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं उनको अलग करने के लिए। तो नमक और रेत का हमने एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हमने अवसादन, निस्तरण और वाष्पन और संग्रहण विधि द्वारा नमक, रेत और पानी को अलग अलग किया था। उसमें सबसे पहले अवसादन द्वारा रेत जमा हो गई थी पेंदे में गिलास के, वो अलग कर ली थी। फिर वाष्पन द्वारा नमक गिलास में बच जाता है और वाष्प बन के पानी बाहर निकल जाता है। और वाष्प द्वारा वापस जल प्राप्त करने के लिए हमने कुछ प्लेट में बर्फ लिया था और उस वाष्प को टच किया था और उस वाष्प के ऊपर उसको रखा था, जिससे वो वाष्प दोबारा ठंडी होकर जल में परिवर्तित हो रही थी। वो विधि थी संग्रहण विधि। ठीक है। फिर हमने देखा कुछ जल में विलेयता। जल का जो हमने विलयन बनाया था नमक के साथ, उसमें संतृप्त विलयन क्या होता है, यानी कि जितनी मात्रा में नमक उसमें घुल पा रहा है आसानी से, उसके बाद वो घुलना बंद हो रहा है, यानी कि वो संतृप्त विलयन बन चुका है। अब इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण में विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, और 2 उदाहरण लिखिए। तो हमें पृथक्करण जब हमने स्टार्ट किया था तब शुरू में हमने चीज़ देखी थी कि हम जो भी चीज़ काम में ले रहे हैं उसमें उपस्थित हानिकारक और अनुपयोगी चीज़ों को हम पृथक कर देते हैं ताकि हम उस चीज़ को आसानी से उपयोग में ले सकें। तो इसका डेफिनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो उसमें मिश्रित होती है। ठीक है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। 2 मेथड हमने देखे थे, हस्तचयन और निष्पावन। हस्तचयन विधि द्वारा हम चावल या दाल में से कंकड़ को अलग किया था। ठीक है। निष्पावन विधि द्वारा अन्य कणों में उपस्थित जो हल्की अशुद्धि है वो हवा के झोंके द्वारा दूर चली गई थी, वो हो गया निष्पावन। तो मिश्रित जो उसमें उपस्थित ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निष्पावन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पावन किसी मिश्रण में भारी तथा हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। तो निष्पावन विधि हमने देखा कि थोड़ी ऊंचाई पर ले जाकर हमने अन्य कणों को ऐसे नीचे गिराया था, तो हवा के झोंके द्वारा जो हल्की अशुद्धियाँ थी उस अन्न के कणों में वो दूर जाके गिर गई थी और अन्न हमें अलग प्राप्त हो गया था। तो ये हो गया निष्पावन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे तथा धूल के कण को कैसे पृथक करेंगे। तो चावल और दाल में से हम भूसा और धूल के कण अलग करने हैं, तो वो हम कर सकते हैं हस्तचयन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ धूल के कण उस पर चावल या दाल के दानों पर चिपकी रहती है, उनको हमें पानी से धोकर उनको अलग करना होता है अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो चालन का मतलब हो गया कि अलग अलग आकार के जो मिश्रण के घटक हैं उनको छानने की प्रक्रिया चालन कहलाती है। यानी कि जब हम आटा छानते हैं या फिर हमने रेत का एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या था कि जो छलनी है वो कुछ फिक्स साइज की होती है, उसमें से छोटी चीज़ें तो नीचे निकल जाएंगी और जो उस छिद्र से बड़े आकार की वस्तु है या फिर जो अशुद्धि है वो छलनी के ऊपर रह जाती है। तो आटा हम छानते हैं तो आटा पूरा छलनी से छन के नीचे आ जाता है और अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती है। और दूसरा एग्जाम्पल रेत का देखा था, तो रेत में भी ऐसा ही था, कुछ पत्थर या कंकड़ अशुद्धियाँ जो छलनी के ऊपर आ जाती है और रेत छलनी से नीचे आ जाती है। तो ये विधि हो जाती है चालन। चालन विधि मतलब उन्हीं मिश्रण को अलग अलग करने में उपयोग किया जाता है जिनके अंदर जो पदार्थ हैं वो अलग अलग साइज के हो। ठीक है। ये हो गया साइज का। और निष्पावन में क्या था कि हल्के और भारी कण थे, अलग अलग जो उसमें मिश्रण में कण थे वो एक हल्का था और एक भारी था। ठीक है। ये हो गया चालन। अब नेक्स्ट है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। रेत और जल के मिश्रण को हम
सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे। एक मिश्रण है रेत और जल का, उसको हम किसी कंटेनर में ले लेते हैं और उस कंटेनर को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो रेत है वो कंटेनर के पैंदे में जमा हो जाती है, यानी कि रेत जो है पानी में घुलनशील नहीं है और वो पानी के पैंदे में जमा हो जाएगी बर्तन के, यानी कि जो रेत है वो पानी में घुलनशील नहीं है और वो कंटेनर के तली में जमा हो जाएगी, और वो जो जमा होने की विधि है वो कहलाती है अवसादन। अब वो रेत तो तली में जमा हो गई, फिर हम क्या करेंगे, कंटेनर को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उस जल को कंटेनर से दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो विधि हो जाएगी निस्तारण। और अगर फिर भी उस जो हमने निस्तारित किया वो जल, उसमें भी अगर थोड़े बहुत कुछ रेत के कण हैं तो हम उसको फिल्टर विधि द्वारा अलग कर लेंगे, यानी कि फिल्टर पेपर द्वारा उस पानी को छान लेंगे, तो हमें जो बारीक बारीक रेत के कण हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे और जल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन द्वारा रेत और जल को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है, अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे। तो आटे और चीनी के मिश्रण को, आटे और चीनी के मिश्रण को हम चालन विधि द्वारा पृथक कर लेंगे आसानी से, क्योंकि छलनी से हम छानेंगे तो चीनी के कण जो है वो आटे से बड़े हैं, वो छलनी के ऊपर रह जाएंगे और आटा हमारा छन के नीचे आ जाएगा, तो ये हम कर लेंगे चालन विधि द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे। पंकित जल या फिर अशुद्ध जल, वही वाला एग्जाम्पल हो जाएगा सेम, जब हमने रेत और पानी का मिश्रण लिया था उसी मेथड द्वारा हम इसको करेंगे। एक कंटेनर में पंकित जल को लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, अशुद्ध होंगे वो तली में जमा हो जाएंगे अवसादन विधि द्वारा, फिर निस्तारण द्वारा पानी को धीरे धीरे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, फिर फिल्टर विधि द्वारा उस पानी को भी और छान के अपन उसमें जो अशुद्धियाँ है वो अलग कर सकते हैं। तो पंकित जल को भी हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधि द्वारा ही अलग करेंगे उसके अशुद्धियों को पंकित जल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें से फर्स्ट है, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। धान से जो हमने अन्न कणों को पृथक किया था उस विधि को कहते हैं थ्रेसिंग। चलिए नेक्स्ट है, किसी एक कपड़े पर दूध को उंडेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया कहलाती है निस्यंदन, यानी कि वो जो दूध है उस दूध में से मलाई फिल्टर हो गई या छन गई, अलग हो गई, तो वहाँ पर कपड़े ने काम किया फिल्टर पेपर का। तो कपड़े के जो छिद्र हैं वो महीन छिद्र थे, उनमें से दूध तो आसानी से नीचे आ गया, पर जो मलाई है वो मोटी थी, वो उन छिद्रों से नीचे नहीं आ सकी, तो वो हो जाएगी निस्यंदन विधि या फिल्टर विधि। नेक्स्ट है, समुद्र के जल से नमक डैश प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र से जो हमने नमक प्राप्त करते हैं वो वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्ध तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक करते हैं, उसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को डैश कहते हैं निस्तारण विधि, यानी कि जो अशुद्धियाँ थी वो तली में बैठ गई, वो तो हो गया अवसादन, और उस पानी को हम दूसरे बर्तन में पृथक कर रहे हैं तो वो विधि हो जाएगी निस्तारण विधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट है, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नहीं, ये हो जाएगा असत्य। दूध और जल को क्या आप छान के अलग अलग कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हम वाष्पन विधि का उपयोग कर सकते हैं कि दूध को हम अगर ज़्यादा देर तक उबालेंगे तो जो उसमें पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य।
सेकंड है नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नमक और चीनी का मिश्रण यानी कि उसको आप हवा के झोंके के सामने अगर डालेंगे तो क्या उसमें से नमक दूर जाके गिरेगा? नहीं। तो ये भी असत्य है। नमक और चीनी के मिश्रण को भी हम निष्पावन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसको हस्तचयन विधि द्वारा भी कर सकते हैं और चालन विधि द्वारा ये इजी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। निस्यंदन विधि द्वारा हम चाय को चाय की पत्ती से अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम के द्वारा किया जा सकता है। नहीं, उसके लिए हमें निष्पावन विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है, जो आप सबके घर में नॉर्मली बनती होगी। आप बर्फ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या फिर बाद में? किस प्रक्रम में अब चीनी अधिक घोलना संभव है? तो हम क्या करते हैं, जब शिकंजी बनाते हैं तो बर्फ डालने से पहले उसमें चीनी घोल लेते हैं। जो नॉर्मल पानी होता है उसमें हम चीनी घोल लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ठंडा पानी है, बर्फ डालने के बाद पानी ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा पानी है उसमें चीनी ज़्यादा टाइम भी लगेगी घुलने में और उतनी मात्रा में घुलेगी भी नहीं जितनी गर्म में घुल जाती है। तो हम क्या करते हैं, शिकंजी जब भी हमारे घर में बनती है तो आप नोटिस करना इस बात को कि ठंडे पानी के बजाय हम जो नॉर्मल या गर्म पानी रहता है उसमें पहले चीनी को घोल लेते हैं, फिर बाद में उसमें बर्फ़ डालते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।